हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। हम लेसन पढ़ रहे हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आनुवंशिकता और विकास। इसमें आज हम पार्ट लेंगे सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आनुवंशिकता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी, इसको बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस। तो आनुवंशिकता क्या होती है? सभी जीवधारियों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनको अपने माता पिता से मिले होते हैं और माता पिता से फिर बच्चों में आते हैं और बच्चों से फिर आगे अगली पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके दादा दादी के, आपके पापा के लक्षण जो है आपके दादा दादी से मिलते हैं। ठीक है, और आपके लक्षण आपके पापा से मिलते हैं, मम्मी से मिलते हैं। तो लक्षण क्या थे? जो लक्षण दादा दादी से या नाना नानी से चले थे वो आपके मम्मी पापा के पास आई और वहाँ से फिर आप में आई। तो इसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। सभी जीवधारियों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उन्हें अपने पहले वाली पीढ़ियों से प्राप्त होते हैं और ये गुण फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। एक जीव से दूसरे जीव में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का आगे बढ़ते जाना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कहते हैं बच्चों को, बच्चों में जाना। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है आनुवंशिकी की परिभाषा दीजिए। डिफाइन जेनेटिक। जेनेटिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इज नॉन एज जेनेटिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स इज नॉन एज जेनेटिक्स और आनुवंशिकी। विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकताओं का और विभिन्नताओं का अध्ययन या स्टडी करते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की शाखा में मेंडल का क्या योगदान था? तो मेंडल कौन था? मेंडल जो है वो जीव विज्ञान की जो शाखा है ना आनुवंशिकी को उसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने क्या किया? उसने बहुत सारे प्रयोग किए मटर के दानों पर और संकरण के तरह तरह के प्रयोग किए मटर के दानों पर और 3 नियम बनाए। तो इसलिए मेंडल को आनुवंशिकी का क्या माना जाता है? जनक मीन्स पिता माना जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स इसको कहा जाता है। किसको? मेंडल को। उसने 3 नियम दिए थे जब मटर के दानों पर वो परीक्षण कर रहा था संकरण के, तो उसने 3 नियम बनाए। फर्स्ट नियम था प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो संकरण में भाग लेने वाले पौधों, 2 तो भाग लेंगे ना संकरण में कम से कम, पौधों के प्रभावी गुण जो हैं वो प्रकट होंगे। मान लो एक पौधा लंबा है, ठीक है, लंबे को टाल कहते हैं ना हम, TALL, टाल। टाल से मैंने कैपिटल T ले लिया, ठीक है। और एक है बोना पौधा, ठीक है। बोने पौधे को हम बोलते हैं ड्वार्फ, ठीक है। तो ड्वार्फ जो है इसको हम स्मॉल t के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो प्रभावी लक्षण होंगे, अगर तो टॉल वाला, लंबे वाला प्रभावी होगा तो यही अगली पीढ़ी में जाएगा, और अगर बोनेपन वाला प्रभावी होगा तो वो अगली पीढ़ी में जाएगा। अप्रभावी लक्षण छुप जाएगा, तो अप्रभावी गुण छिप जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ कौन सा भाग लेता है, कौन सा गुण दिखाई देता है? जो प्रभावी है वो दिखाई देगा और जो प्रभावी नहीं है वो छुप जाएगा। अगला पॉइंट आ जाता है। इसका जो नियम था वो है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको मैं डिटेल में अभी जो अगला पार्ट कराऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। अभी आप इसको नियम को ही समझ लो। तो युग्मकों की रचना के समय जो कारक जीन है, जैसे मैंने ये कारक जीन बनाए थे, किसके लिए बनाया था? लंबे के लिए बनाया था। और ये किसके लिए बनाया था? छोटे के लिए बनाया था। तो कारक जीन जो है वो जोड़ों में मिलती हैं। देखो ये जोड़े है ना, ये भी जोड़ा मीन्स पेयर में मिलती हैं। तो जब
इनके युग्मक बनते हैं तो ये पेयर अलग अलग हो जाती है, ठीक है, ऐसे हो जाती है, ठीक है, इसमें स्मॉल टी आएगा, तो अलग अलग हो जाते हैं। इन दोनों में से केवल एक जो है वो युग्मक के पास जाएगा, या तो ये वाला जाएगा या ये जाएगा, या ये वाला जाएगा या ये वाला जाएगा, या ये वाला जाएगा या ये जाएगा, एक ही जाएगा दोनों में से। ये दोनों थे ना, दोनों में से कोई एक जाएगा, तो इन दोनों में से कोई एक आगे युग्मक में जाएगा। दोनों कारक कभी भी एक साथ युग्मक में नहीं जाएंगे। और तीसरा नियम जो है वो क्या कहता है, अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जीवों के गुण के कारक जो है, ये जो मैंने कारक बनाए हैं कैपिटल टी या स्मॉल टी, एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अपने आप को स्वतंत्र रूप से, उन्मुक्त रूप से मीन्स स्वतंत्र रूप से युग्मकों में आ जाते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने ये मटर का लंबा पौधा लिया, ये कारक जीन है लंबे का और ये है बोने का, तो इनमें से एक ही आएगा, ये एक आएगा और इसमें भी एक ही आएगा। जब इनका संकरण कराएंगे तो ये आ गया। अब देखो, अगर तो ये वाला प्रभावी लक्षण है तो ये वाला जो है वो लंबा होगा पौधा, ठीक है। अगर ये प्रभावी है स्मॉल टी वाला तो ये बोना होगा, पर गुण तो इसमें दोनों है ना, लंबे के भी हैं बोने के भी हैं, पर दिखाई कौन सा देगा। अगर तो ये वाला प्रभावी है बोनेपन वाला तो ये बोना दिखाई देगा, अगर ये वाला प्रभावी है तो ये लंबा दिखाई देगा। अगला, मटर के जो मेंडल के द्वारा मटर के पौधों पर जो प्रयोग किए गए थे उनका हमने संक्षिप्त वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है। तो मेंडल ने मटर के पौधों के विभिन्न विकल्पों का लक्षणों का अध्ययन किया। उन्होंने उनके बाहरी लक्षणों की ओर बहुत विशेष ध्यान दिया। कोई मटर के पौधे ऐसे थे जिनके जो सीड थे ना वो गोल थे, कईयों के झुर्रीदार थे, कई पौधे लंबे थे, कई पौधे छोटे थे, कईयों के फूल सफ़ेद रंग के आते थे, कईयों के बैंगनी रंग के आते थे। तो उसमें मटर के पौधे का चुनने का कारण यही था कि एक तो उसमें बहुत सारे उसको विकल्प मिल रहे थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, है ना। तो एक तो ये था, तो इट हैज़ ए नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मैंने 3 बता दिए। एक तो बीज का, फूलों का, लंबेपन का और बोनेपन का, ये भी फर्क था। और मटर का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें स्वपरागन भी होता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, पर परागन भी होता है, और इनको आसानी से उगाया भी जा सकता है और हैंडल भी किया जा सकता है। और ये इनकी फसल जो है वो भी 6 मंथ में, 3 to 4 मंथ में तैयार हो जाती है। तो ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल टाइम, लंबा टाइम भी इसमें नहीं लगता, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव किया। अब उन्होंने लंबे पौधे और बोने पौधे का संकरण करवाकर जो F1 जनरेशन थी वो प्राप्त की, और उसने देखा कि F1 जनरेशन में लंबे और बोने पौधों की गणना की। उसने देखा कि जो F1 जनरेशन थी या प्रथम पीढ़ी थी, ठीक है, में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था। उसने देखा तो यही था ना कि ये तो लंबा ले लिया, ये छोटा ले लिया, जब इनका युग्मक बना तो इसमें एक ही आएगा, इसमें भी एक ही आएगा। तो उसका इरादा था, उसको ये लगता था कि जब अब संकरण के बाद जो मटर का पौधा बनेगा ना उसमें दोनों लक्षण होंगे, मीन्स वो लंबा भी नहीं होगा इसकी तरह और वो छोटा भी नहीं होगा इसकी तरह, वो बीच की हाइट का होना चाहिए। पर उसने बिल्कुल ही अलग देखा। वो क्या देखा, उसका अर्थ था, उसको लगता था कि F1 पीढ़ी में पौधे जो बीच की हाइट की होंगे, पर ऐसा तो उसको मिला ही नहीं। ऐसा तो कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई वाला तो नहीं मिला, सभी पौधे लंबे थे। इसका अर्थ था कि पहली पीढ़ी में जो 2 प्रभावी लक्षण लिए थे, एक लंबे वाला लिया था, एक बोने वाला लिया था, दोनों प्रभावी लक्षणों में से केवल एक ही प्रभावी लक्षण होगा, ठीक है। पहली पीढ़ी में 2 लक्षणों वाले पौधे चुने थे ना, उसमें केवल एक ही लक्षण जो है वो प्रत्येक लक्षण जो है वो जनरेशन में दिखाई दे रहा है। इन दोनों लक्षणों का मिश्रित प्रभाव कहीं पर भी दिखाई
नहीं दे रहा। मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के प्रत्येक प्रभाव पौधों को एफ1 पीढ़ी के पौधों को फिर उसने निरीक्षण किया ना, जो वो सब परागण के द्वारा उगाया था। प्रत्येक पीढ़ी के लंबे पौधों से प्राप्त सभी जो संतति थे, संतान जो नए पौधे बन रहे थे, वो लंबे पौधों की थी, सभी की सभी लंबे थी। देखो ये उसने लिया लंबा और ये छोटा पौधा लिया और ये वाला छोटा पौधा लिया, ठीक है। जो इससे बना, ठीक है, इसका एक टी और इसका एक स्मॉल टी, इनका जो बना वो ये वाला बनता है। अब अगर पूरा डायग्राम बनाएंगे तो हम ऐसे बनेगा, मैं बनाती हूँ। ये एक लंबा पौधा लिया, ये एक छोटा पौधा लिया। फिर नियम आता है हमारा कि एक युग्मक एक कारक एक युग्मक में जाएगा, ठीक है। एक युग्मक में दो कारक नहीं हो सकते। अब अगर इसका इसके साथ मेल होता है तो ये बनता है, इसका अगर इसके साथ मेल होता है तो ये बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर इसका इसके साथ मेल होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर इसका इसके साथ मेल होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो उसने देखा, ये इस पीढ़ी को नाम दिया उसने F1 जनरेशन। जो F1 जनरेशन थी उसमें सभी पौधे लंबे मिले उसको, ठीक है। तो लंबे पौधों की थी, पर F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की दूसरी पीढ़ी, ठीक है। अब उसने फिर उसको जो F1 पीढ़ी के ये लंबे पौधे उसको मिले ना सारे, ये हाइब्रिड लंबे पौधे थे, ठीक है। 4 मिले थे उसको, ठीक है। ये मैंने उसमें युग्मक में बंद कर दिया, ठीक है। तो अब इनका उसने अगली पीढ़ी में देखा, उनमें से एक पौधा ये ले लिया, कोई एक और ले लिया उसने, इसके युग्मक बने एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इसका भी एक कैपिटल और एक स्मॉल टी। जब इनका युग्मक कराया मेल तो कैपिटल टी ये शुद्ध लंबा, इसका इसके साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये हाइब्रिड, ये इसके साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी हाइब्रिड था, इसका कराया तो स्मॉल टी शुद्ध बोना। तो उसने देखा कि एक शुद्ध लंबा एक शुद्ध बोना और 2 हाइब्रिड उसको प्राप्त हो रहे थे। तो ये इसका नाम दिया था F2 जनरेशन, ये थी F1 जनरेशन। तो उसने देखा पर F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की दूसरी पीढ़ी जो बनाई, जिसको हम F2 पीढ़ी के नाम से जानते हैं, उसमें सभी पौधे लंबे नहीं थे। उसमें 1/4 पौधे बोने थे और 1/4 पौधे जो है वो शुद्ध लंबे थे और 2 हाइब्रिड लंबे थे। इसका मतलब लंबापन जो था वो क्या था, प्रभावित था। तो इससे संकेत मिला कि F1 पौधों द्वारा लंबाई और बोनेपन दोनों के विकल्पी लक्षणों की वंशानुगति मीन्स अगली पीढ़ी में लक्षण गए। केवल लंबाई वाला विकल्प अपने आप को व्यक्त कर पाया, इसका मतलब हुआ कि वो क्या था, प्रभावित था, डोमिनेंट था। इसलिए किसी भी लक्षण के 2 विकल्प लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण के 2 विकल्पों की वंशानुगति होती है। इस पॉइंट को अगर हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो हम इसी में एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मान लो फादर की आंखें ब्लैक कलर की है और मदर की आंखें जो है वो ब्राउन कलर की है, तो जो बेबी पैदा हुआ वो ब्राउन कलर वाला पैदा हुआ, तो बताओ कौन सा कलर माँ की आंखों का या फादर की आंखों का प्रभावित था। अगर बच्चे में ब्राउन कलर आया, ठीक है, और माँ का भी ब्राउन था तो फिर ब्राउन कलर प्रभावित था, ठीक है। तो जो प्रभावी लक्षण होगा वो ही अपने आप को व्यक्त करेगा। तो हमने देखा कि जो F2 जनरेशन बनी है ना, उसमें हमने ये बना था एक शुद्ध लंबा एक शुद्ध बोना और ये 2 हाइब्रिड लंबे, ये थे संकर लंबे। तो ये भी लंबा ये भी लंबे, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही लंबे पौधे हैं, लेकिन टी वाला पौधा जो है, ये वाला पौधा जो है वो बोना है। और इसका मतलब कैपिटल टी जो है वो अकेला विकल्प ही पौधे को लंबा होने के लिए या लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। इसमें देखो स्मॉल टी भी है ना, पर ये लंबा दिखा रहा है अपने को,
लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि स्मॉल टी जो है बौनेपन के लिए है। इसीलिए जब दोनों टी जुड़े स्मॉल टी तो पौधा लंबा बना। तो कैपिटल टी जैसे विकल्प प्रभावी होते हैं, इनको प्रभावी लक्षण बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं। तो डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं? द ट्रेट्स विच अपीयर और एक्सप्रेस इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट्स। और डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अपने आप को, चाहे हेटेरोजाइगस हो चाहे होमोजाइगस हो, दोनों में अपने आप को जो है वो दिखाते हैं, शो करते हैं। और जबकि स्मॉल टी जो है वो अप्रभावी लक्षण होते हैं, तो इसको रिसेसिव ट्रेट्स कहते हैं। रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं विच डू नॉट एक्सप्रेस, ठीक है, कहाँ पे नहीं करेंगे? इन हेटेरोजाइगस कंडीशन आर कॉल्ड रिसेसिव। और दीज ट्रेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन में जब एक ही तरह के, ये भी टी स्मॉल ले लिया, ये भी टी स्मॉल लिया, जब जुड़ेंगे तो स्मॉल टी ही बनेगा, ठीक है। तो ये तब दिखाते हैं ना होमोजाइगस में। हेटेरोजाइगस अगर हम ऐसा लेते, एक कैपिटल टी ले लिया, एक स्मॉल टी ले लिया, ये हेटेरोजाइगस है, ठीक है। विषम जो है जाइगस युग्मनजी हैं। तो जब इनको दिखाएंगे, अगर ये प्रभावी है तो ये वाला पौधा जो है लंबा ही बनेगा, बोना नहीं बनेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ऐसे ही गोल बीज वाला देखा उसने कि कुछ मटर के पौधे जिनके बीज गोल थे, उनका संकरण भी झुर्रीदार बीजों के साथ कराया गया, ठीक है। बोने पौधों के साथ गोल बीज वाला और लंबे पौधे ले लिया। गोल बीज थे, ठीक है, और लंबा पौधा था। और दूसरा रिंकल बीज थे और छोटा पौधा था, ठीक है, ये बड़ा पौधा ले लिया, ठीक है। ऐसा अब इनका जो संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में उसको क्या मिला? F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे और गोल बीज वाले थे। क्या निष्कर्ष निकला यहाँ से? लंबापन जो है वो प्रभावी है और गोल बीज वो प्रभावी है। तो लंबा और लंबाई और गोल बीज प्रभावी है। परंतु जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण किया गया तो जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें उसने देखा कि सिर्फ 1/4 जो है वो पौधे गोल बीज वाले लंबे थे, 1/4 रिंकल बीज वाले, ठीक है, बोने थे, और 2 जो थे वो हाइब्रिड आए, ठीक है, ठीक है, 2 हाइब्रिड आए, गोल बीज वाले लंबे आए। तो उसने पहले F2 पीढ़ी जो प्राप्त हुई, उसने पहले प्रयोग के आधार पर F2 पीढ़ी के कुछ गोल बीजों वाले पौधे प्राप्त होंगे और कुछ झुर्रीदार बीज वाले प्राप्त होंगे। परंतु F2 की संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करते हैं। उनमें से कुछ पौधे लंबे और झुर्रीदार भी बने और कुछ पौधे बोने और गोल बीज वाले भी बने। और ठीक है, इसलिए लंबे और बोनेपन का लक्षण, गोल और झुर्रीदार का लक्षण स्वतंत्र रूप से अपने आप को व्यक्त करता है। इससे नियम, तीसरा नियम जो उसने बताया था उसकी सिद्धि होती है। ये रहा, ठीक है, ये तीसरा नियम भी सिद्ध हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये अब डायग्राम के द्वारा जो मैं आपको बना के दिखा रही थी, अब मैं और क्लियर करके इस पिक के द्वारा दिखाती हूँ क्योंकि इस पे पूरी बन नहीं रही थी। F1 पीढ़ी, ठीक है, F1 जनरेशन इसको बोलते हैं ये। और F2 जनरेशन क्या है? F1 संतति, F1 जनरेशन प्रथम संतति जो है वो F1 जनरेशन कहलाती है। ये मान लो लंबा पौधा है, इसमें टी का, कैपिटल टी का कारक पाए जाते हैं पेयर में। ये बोना पौधा है, स्मॉल टी पाए जाते हैं। पर ये वाला प्रभावी लक्षण है, तो ये युग्मक बनेंगे, जिसमें भी युग्मक बनेंगे। तो ये कौन सा नियम आ गया? ये वाला नियम आ गया हमारा। वापस मैं तो लेके आती हूँ नियम पे ताकि आपको पता लग जाए कि ये वाला, पहले हमने ये वाला पॉइंट किया, इसके साथ ही जब युग्मक बने तो उसमें केवल एक कारक ही एक युग्मक के पास पहुँचता है, ठीक है। ये वाला दूसरा नियम भी मैंने करवाया, पृथक्करण का नियम। ये आ गया पृथक्करण का नियम की फोटो। फर्स्ट नियम, कारक जीन होते हैं पेयर में मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आता है कि नियम
कि जब युग्मक बनते हैं तो एक कारक एक जीन जो है एक ही युग्मक में आएगा। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है मियोसिस। तो ये वाले जो जनरेशन बनती है इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में उसने क्या देखा कि सभी पौधे जो है एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाले मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं संकर लंबे। लंबे तो दिखाई दे रहे थे पर वो शुद्ध लंबे नहीं थे। शुद्ध लंबा तो ये वाला ही होगा। फिर उसने क्या किया, इनका स्वपरागण किया F2 जनरेशन। F1 पीढ़ी के पौधे लिए, F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए उनका स्वपरागण किया। तो ये ले लिया, ठीक है। इसके 2 युग्मक बन गए, ठीक है। ऐसे ही 2 युग्मक बन गए। एक कैपिटल टी इसके साथ जुड़ेगा तो कैपिटल टी बन गया। ये वाला टी इस स्मॉल टी के साथ भी तो जुड़ सकता है। ये संकर लंबा बना कैपिटल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ भी जुड़ सकती है तो ये भी संकर लंबा बना कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ भी जुड़ सकती है तो ये दोनों स्मॉल टी बने तो इसको शुद्ध बोना कहते हैं। ये वाली जो जनरेशन बनी, एक शुद्ध लंबा एक शुद्ध बोना और 2 संकर लंबे, इसको हम कहते हैं F2 पीढ़ी। तो अब क्लियर हो गया ना F1 पीढ़ी क्या है, F2 पीढ़ी क्या है। तो ये दोनों हो गया ना, व्हाट डू यू मीन बाय F1 एंड F2 जनरेशन। ये क्लियर करने के बाद अब हम आगे चलते हैं। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि कोई लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी है। अब तो आपको इसका आंसर आता है। अगर आपने पीछे देखा है कि अगर वो अपने आप को F1 पीढ़ी में दिखा रहा है जो भी लक्षण, तो अगर वो दिखा रहा है जो लक्षण अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो प्रभावी है। मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधों का संकरण कराया था। F1 पीढ़ी जब उसने प्राप्त की तो उसने देखा कि सभी पौधे लंबे हैं। तो इसका मतलब 2 लक्षण थे उसके पास, एक लंबे वाला लक्षण था और एक बौने वाला लक्षण था, ठीक है, ड्राफ्ट वाला था, ठीक है। उसने देखा कि सभी पौधे लंबे आए तो लंबापन जो है वो प्रभावी था। इसका अर्थ था कि 2 लक्षणों में से केवल एक लक्षण ही जो है वो दिखाई दिया। उन दोनों का मिश्रित प्रमाण तो उसको कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसने पृथक पौधों और F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण फिर से कराया और इस दूसरी पीढ़ी में उसने क्या देखा कि F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे। 1/4 पौधे बौने थे, 1/4 पौधे शुद्ध लंबे और जो 2 थे वो हाइब्रिड, हाफ जो थे वो हाइब्रिड लंबे थे। तो लंबे वाला लक्षण जो था, क्योंकि उसने ज़्यादातर अपने आप को दिखाया इसलिए वो प्रभावी, और बौनेपन वाला लक्षण क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा नहीं दिखा पाया इसलिए वो अप्रभावी कहा गया, ठीक है। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, तो ये आ गया F2 जनरेशन जो है ये वाली। F1 जनरेशन में तो सभी लंबे आ गए थे ना, इसलिए वो प्रभावी हैं। जो अपने आप को नहीं दिखा सकता लक्षण वो अप्रभावी। अगला, मैंने एक जैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, फिर उनकी नंबरिंग की है मैंने, ठीक है। मेंडल के पौधों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था ना कि जब हमने F1 पीढ़ी से जो सभी पौधे लंबे लंबे मिले थे तो उन पीढ़ियों का फिर उनमें से 2 पौधे लेके उसका क्या कराया, स्वपरागण कराया। और स्वपरागण जब उसने किया तो उसने देखा कि कुछ पौधे ही लंबे बने शुद्ध, है ना, और कुछ पौधे ही शुद्ध बौने बने। इसका मतलब बौना भी बना उसमें पौधा, चाहे 1/4 पार्ट ही बना। इसका मतलब जो कोई भी लक्षण है वो अपने आप को कहीं ना कहीं पर जाकर वंशानुगत कर देता है। जैसे आपने भी देखा होगा कि आपके मान लो किसी दादी के पास या नानी के पास या नाना के पास या दादा के पास कोई ऐसा लक्षण है जो आपके पापा में या आपकी मम्मा में नहीं आया, और वो लक्षण आप में आ गया, तो इसका मतलब वो लक्षण पहले दबा रहा और बाद में आके प्रभावी बन गया, अपने आप को दिखाया उसने। तो यही मेंडल ने सिद्ध किया कि विभिन्न लक्षण जो है वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को वंशानुगत करते हैं, दिखाते हैं। मेंडल ने 2 विभिन्न विकल्पों लक्षण वाले मटर के पौधों का चयन करके उनसे पौधे उगाए थे। लंबे पौधे और बौने पौधों का संकरण कराकर जो
प्रथम संतति प्राप्त की उसमें सभी लंबे थे, और फिर लंबे और बौने पौधों की उसने जब सेकंड गणना की तो उसने क्या देखा कि प्रथम संतति में तो कोई भी बीज की ऊंचाई वाला पौधा ही नहीं था। वही बातें रिपीट हो रही है जो हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इस टॉपिक में। सभी पौधे लंबे थे। क्या वो शुद्ध लंबे थे? शुद्ध लंबे नहीं थे। दो लक्षणों में से केवल एक प्रत्येक लक्षण ही तो दिखाई दिया। ठीक है, एक लंबा था एक बौना था। कौन सा लक्षण दिखाई दिया? लंबे वाला दिखाई दिया। लेकिन जब दूसरी पीढ़ी में हम आए, ठीक है, उसमें सभी पौधे लंबे नहीं थे। 1/4 पौधे क्या निकले? बौने निकले। यही लक्षण है जो पहले दब गया था, बाद में उसने अपने आप को दिखा दिया दूसरी पीढ़ी में आकर। इससे स्पष्ट हुआ कि किसी भी लक्षण के दो विकल्प जब लैंगिक जनन के द्वारा करते हैं, अगली पीढ़ी में जाते हैं, तो उनमें से कि जीव जो है, जीवों में किसी भी लक्षण के दो विकल्पों की स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, वो जाते हैं। ठीक है, अपने आप को दिखाते हैं। अब आ गया क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया? ये तो आपको आता ही है, क्योंकि मटर के पौधों में कुछ जो लक्षण है वो जीन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। हम में भी जीन के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, इनको जीन या कारक कहा जाता है। प्रत्येक लक्षण के लिए एक युग्मक में एक ही कारक होगा। लंबाई के लिए एक कारक होगा, फूल के रंग के लिए एक कारक होगा, गोल बीज के लिए एक कारक होगा। एक लक्षण को दो कारकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और युग्मकों की शुद्धता क्या है? शुद्धता यही है कि गुणसूत्रों पर जीन हमेशा जोड़ों में, पेयर में, ठीक है, विद्यमान होते हैं। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, शुद्ध। ठीक है, युग्मक में ये जीन अलग अलग हो जाते हैं। जब युग्मक बनते हैं तो ये जीन अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। और एक जीन एक गुण के लिए बिल्कुल शुद्ध है। ये वाला जीन जो है लंबेपन के लिए शुद्ध है। ये जीन भी शुद्ध है। किसके लिए? बौनेपन के लिए शुद्ध है। युग्मक संयोग करने के बाद जब युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज में एक जीन पिता से और एक जीन माता से मिलता है। मीन्स गोरे रंग का जीन अगर आपको माँ से मिला है, सांवले रंग का जीन आपको पापा से मिला है, दोनों का मेल हुआ तो आपके पास एक तो गोरा रंग वाइट आ गया और एक ब्लैक आ गया। ठीक है, तो अगर तो गोरा रंग प्रभावी है तो आप गोरे दिखाई दोगे, अगर ब्लैक रंग प्रभावी है तो फिर आप ब्लैक दिखाई दोगे। तो ये दोनों जीन जो हैं एक लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस नियम को हम युग्मकों की शुद्धता कहते हैं। आइए बस एंड की ओर चलते हैं। प्रबलता का नियम, जब पौधों के विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतति में उन लक्षणों में से एक लक्षण ही प्रभावी रहता है और दूसरा लक्षण क्या हो जाता है? अप्रभावी रहता है। प्रभावी लक्षण संतान में दिखाई देता है, अप्रभावी लक्षण चाहे संतान में पड़ा है पर वो दिखाई नहीं देगा। वो कभी जब उसको मौका मिलेगा तब वो अपने आप को दिखाई देगा। तो ये था हमारा वो ही डायग्राम फिर से आ गया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को बताना। ठीक है, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरीज हो, यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।